आखिरकार केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक के कार्यकाल में 1.5 महीने का इजाफा जरूर करवा लिया। ये चौथा एक्सटेंशन इसे कह सकते हैं जो अंतरिम है, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब नहीं, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। 15-16 सितंबर की आधी रात तक संजय मिश्रा अपने पद पर रहेंगे, इसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस मामले याचिकाकर्ताओं के वकील सीनियर एडवोकेट अनूप जॉर्ज चौधरी हमारे साथ हैं। सर, आपकी दलील इसमें थी कि सिर्फ एक पैरामीटर नहीं, राष्ट्रहित तो अलग बात है, 40 पैरामीटर हैं जिस पर ये एफएटीएफ को कसा जा सकता है, लेकिन सरकार एक को ही लेकर अड़ी है। ये तो हमने कहा 40 पैरामीटर में से ईडी एक है, और ये ईडी उतनी बड़ी भारी पोस्ट नहीं होती है। ईडी के अलावा कई एजेंसियां जो हैं ये रेवेन्यू सेक्रेटरी के अधीन आती हैं, और रेवेन्यू सेक्रेटरी को ही मानती है एफएटीएफ, डिपार्टमेंट को नहीं मानती है। दे वर्क ऑन गवर्नमेंट लेवल। तो गवर्नमेंट तो सेक्रेटरी होता है, बाकी तो खैर ये हेड द डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसलिए इनके अधीन ही होते हैं। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि इतने सुरखाब के पर लगे हों संजय मिश्रा जी के उनके अलावा तो ये विभाग चल ही नहीं सकता। बीच में कोर्ट ने ऑब्जर्व भी जैसे किया था कि क्या आपके सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, इसके अधीन के जितने ऑफिसर हैं। हमने ये भी कहा कि इसको एडिशनल डायरेक्टर कुड हैव बीन मेड द एक्टिंग डायरेक्टर। जैसे सीबीआई में लास्ट ईयर आपको याद होगा कि सीबीआई के डायरेक्टर रिटायरमेंट हो गया था और दूसरे को एक्टिंग डायरेक्टर बना गया था, जब तक कि अभी जो डायरेक्टर है वो सेलेक्ट होकर आ गया। तो ये भी हमने कहा, बताया भी उनको, फैफ्ट की रिपोर्ट भी दी, 10वीं रिपोर्ट, बल्कि जून 2013 में ये रिपोर्ट थी प्लीनरी कमेटी की फैफ्ट की कि अब इंडिया को बार बार रिव्यू नहीं करना चाहिए, ये फुलफिल्स ऑल पैरामीटर्स। सो ये कहना है कि अगर ईडी नहीं रहेंगे तो हम ग्रे लिस्ट में आ जाएंगे, यही मतलब सार निकला उनका कि साहब अगर ईडी नहीं रहे ये संजय मिश्रा जी तो हम ग्रे लिस्ट में आ जाएंगे। और बीच में उन्होंने पाकिस्तान का भी उदाहरण दिया, तो हमने कहा, तब तो हमने आपत्ति उठाई कि आप पाकिस्तान से क्या कंपेयर कर रहे हैं, एक फेल्ड स्टेट से हम अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और वो तो ग्रे लिस्ट में सालों से है, हटता भी नहीं है, थोड़ा सा रिएक्शन मिल जाता है। पाकिस्तान से कोई कंपैरिजन है या 250 रुपये पर डॉलर है, और जिसका कि बिल्कुल सब टूट गया है आर्थिक व्यवस्था, पर फिर भी चलो जो भी है। तो इतने सब के बावजूद भी कोर्ट ने कहा, मंत्रणा की, उन्होंने समझा होगा कि चलो ठीक है, सरकार अब इतनी भीख मांग रही है सरकार, तो कुछ ना कुछ तो दे ही दिया जाए। तो दे दिया, पर इन्हें कहा कि 15 महीने हमने आपत्ति उठाई कि सब ऐसा ना हो कि 13 तारीख को फिर एक दरखास्त आ जाए। उन्होंने कहा नहीं, इज ऑल सेट, नो अनदर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड। हालांकि कोर्ट ने पिछली बार भी कहा था कि इससे ज्यादा अब नहीं, ये आखिरी है और इससे ज्यादा हम आगे। पर वो ऑर्डर में आया नहीं। अच्छा, वो ऑर्डर में आया नहीं, ऑब्जर्वेशन ही रहे वो। हाँ, वो अनफॉर्चुनेटली हम थे नहीं जिस दिन आदेश पारित हुआ था, नहीं तो ये जो बात हमने आज लिखवाई है कोर्ट से, उस समय भी लिखवा लेते। आपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की बात की थी, वो क्या है? एक अहम इंटेलिजेंस यूनिट है जो सारे ये एजेंसीज को कोऑर्डिनेट करती है, और फाइनेंशियल यूनिट जो है, इंटेलिजेंस यूनिट, इसको FIU कहते हैं। ये पंकज मिश्रा इसके डायरेक्टर थे। अब देखिए, इतनी इम्पोर्टेंट को अगर ये सब 2022 में प्रीमेच्योरली उसको अपने पेरेंट डिपार्टमेंट को रिपैट्रिएट कर दिया गया, जबकि जिस तरह से फैफ्ट का वो पढ़ा जाए जो एनुअल रिपोर्ट, उसके हिसाब से तो FIU काफ़ी महत्ता रखती है, ईडी से ज़्यादा महत्ता रखती है, क्योंकि उसको सारे अदर इंटेलिजेंस एजेंसीज से कोलेट करना पड़ता है, उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है, समन्वय। सूचना के आदान प्रदान के लिए जैसे सर ने अभी आपको बताया, FIU ही वह ऑर्गेनाइजेशन है जो सूचना के आदान प्रदान के लिए जिम्मेदार है इस पूरे FATF के समन्वय समीक्षा के अंदर। तो जो FATF की समीक्षा है उसमें के आधार पर ईडी और बाकी सब काम करती हैं, और FIU का काम है वो ईडी से भी सूचनाएं ले, और जब FATF के मेंबरान आए, FATF के रिप्रेजेंटेटिव आए, तो उनको वो सूचनाएं दे, उनको आंसर करे। ये काम ईडी का है ही नहीं। ईडी का मेजरली काम दूसरा है, ईडी का काम इम्प्लीमेंटेशन है, और ईडी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसी हिंदुस्तान में कम से कम 25 से 30 ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने वहाँ, सर ने एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट किया, और बेंच ने भी उसका नोटिस लिया। ऐसा नहीं है कि बेंच ने नोटिस नहीं लिया, लेकिन बेंच ने सरकार की मजबूरी और सरकार की बारंबार हो रही प्रार्थना को देखते हुए कुछ समय उनको दिया
लेकिन कोर्ट ने यह बहुत ही स्ट्रांग कमेंट्स दिए कि यदि हम में से कोई एक जज अगर वो सीजीआई बने और वो खुदा न खास्ता न रहे तो क्या सुप्रीम कोर्ट फंक्शन नहीं करेगा। ये बहुत तीखी टिप्पणी कोर्ट ने थी। ये भी कहा कि कल को मैं कोर्ट में नहीं आऊं तो कोर्ट बंद थोड़ी हाँ, हो ये भी कहा उन्होंने, यही कहा। पर दिक्कत ये है कि सरकार ने इतनी मिन्नतें करी, इतनी मिन्नतें की, राष्ट्रहित की बात कही। राष्ट्रहित की बात कही, जैसे कि संजय मिश्रा ना रहे तो राष्ट्रहित को काफी अफेक्ट होगा। नेशन से और उनसे ताल्लुकात जोड़ दिए साथ में। हमने अडानी को तो सुना था कहते हुए अडानी इज इंडिया, इंडिया इज अडानी, पर अब मिश्रा जी भी जुड़ गए उसी लाइन में। अब क्या कर सकते हैं, अगर सरकार ने इतनी मिन्नत की थी तो थोड़ा सा कोर्ट को रिलेंट करना। आखिर सॉलिसिटर जनरल जब हाथ जोड़ करके लिटरली मांग रहा है कि साहब दे दीजिए, तो थोड़ा बहुत दे दिया उनको, जितना मांगा था उतना नहीं मिला। हालांकि सरकार ने यह भी कहा था कि पूरे अक्टूबर तक उन्हें अपने पद पर बने रहने दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इसे बिल्कुल एक वाक्य में उसे नकार दिया। और कोर्ट ने ये जो आदेश जारी किया है इनके 1.5 महीना एक्सटेंशन का, उसमें राष्ट्रहित की बड़ी भूमिका है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राष्ट्रहित में आवश्यक होगा कि संजय मिश्रा को उनके पद पर बने दिया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को किसी तरह का कोई झटका ना लगे, कोई धक्का ना लगे और हमारी छवि धूमिल ना होने पाए। क्योंकि हम एफएटीएफ को लेकर सकारात्मक कदम उठा रहे हैं और उस पे थोड़ा सा असर पड़ने की आशंका है, लिहाजा इन्हें बने रहने दिया जाए। और कोर्ट ने इन सारी चीजों के मद्देनजर पहले आपस में बातचीत की और उसके बाद यह तय किया कि अगले 1.5 महीने यानी 15 सितंबर तक संजय मिश्रा को उनके पद पर रहने दिया जाए। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।